Hello friends, I am Dr. Poonam Upadhyay from Origin Fertility and IVF. First of all, a very happy new year to all. और फ्रेंड्स आज के हमारे लाइव सेशन का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूशन का टॉपिक है, पार्ट 2 है, जिसका पहला जैसे हमने पिछले सेशन में बात की थी आईवीएफ के 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स या आईवीएफ के दौरान जो 2 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चरण होते हैं जिनके थ्रू पेशेंट को गुजरना पड़ता है। तो आज हम उसी सेकंड फेज की बात करेंगे जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस कहते हैं। कैसे होता है, क्यों इसमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें जाननी चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लाइव सेशन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं अगेन आपको एक रिमाइंड कराना चाहूंगी कि ओरिजिन आईवीएफ की तरफ से साउथ एक्स में हमारे एक्सटेंशन पार्ट 1 में आईवीएफ कैंप आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2 जनवरी से 9 जनवरी तक रहेगा, यानी कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। इसकी टाइमिंग जो रहेंगी वो सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेंगी, जिसमें आप डॉक्टर से मुफ्त परामर्श पा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड भी पहला आपका मुफ्त रहेगा, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस भी फ्री रहेगी, और अगर आप रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराते हैं उसी टाइम पर, तो आपको आने वाले इलाज में भी रियायत मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लाइव सेशन में मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव का। हेलो मैम। Hi Poonam, हैप्पी Happy न्यू New ईयर। Year. सेम टू Same यू to मैम। you. सो आई होप ये ईयर थोड़ा सा सबके लिए बहुत वार्मिंग एंड वेलकमिंग रहे। काफी पिछले साल काफी चीजें अप्स एंड डाउन्स काफी पूरे वर्ल्ड में रही हैं। सो आई होप ये बार सिचुएशन थोड़ी रिकवर हो अच्छे से। सो Yes, मैम, आज का जैसे कि हमने प्रोसेस फर्स्ट जो हमने किया था पार्ट, उसमें ये था कि ओवेरियन स्टिमुलेशन के बारे में आपने काफी अच्छे से डिटेल में बताया था कैसे होता है, कि इनको इसमें इस दौरान कौन-कौन से इंजेक्शंस लगते हैं, क्या उनका प्रोसीजर रहता है पिकअप का। तो आज मैम सेकंड फेज के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि पेशेंट्स की जो क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर, कि ये प्रोसेस होता क्या है, कब जाना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए, या इसके दौरान क्या-क्या प्रिकॉशंस पेशेंट्स को लेनी चाहिए। तो पहला तो मैम क्वेश्चन मेरा यही है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है आईवीएफ के अंदर? तो इसके बारे में आप पहले एक बार बताइए मैम। okay. So before starting, again, I'll also like to wish all our viewers a very, very happy new year. And we all hope कि इस साल, this year brings all the happiness to all of you. तो coming to your question, Poonam, कि embryo transfer का process कितना important है, तो जाहिर सी बात है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट पहला चरण है कि हमें अच्छे एग्स मिल जाए, हमारा सारा फोकस रहता है फर्स्ट पार्ट में कि स्टिमुलेशन अच्छे से हो जाए एंड वी गेट द बेस्ट ईल्ड, जितना हो सके बेस्ट डिसीजन लेके हम ट्राई करेंगे हमें जितने एग्स मिल जाएं और अच्छे एग्स मिल जाएं। हालांकि लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड, बट स्टिल। तो उसी तरह जो हमारा सेकंड पार्ट में फोकस रहता है कि वंस जब हमें अंडे मिल जाते हैं और वो स्पर्म के साथ फ्यूज करके जब हमारे लैब में एम्ब्रियोज बन जाते हैं, भ्रूण जो हम कहते हैं एम्ब्रियोज को, एंड वंस वी सी दैट दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग, है ना, वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा सारा फोकस एम्ब्रियो ट्रांसफर पे रहता है कि कितने अच्छे से एंड स्मूथली ये ट्रांसफर हो जाए कि बेस्ट रिजल्ट मिले। क्योंकि आईवीएफ में ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद का जो प्रोसेस है कि जो एम्ब्रियो को अपनी जगह बनानी है यूट्रस में, और बोथ ऑफ देम हैव टू रिएक्ट, एंड जो 3 लेवल पे होता है, अपोजिशन एंड देन इंसर्जन, इन्वेजन एंड इंसर्शन, ठीक है, 3 प्रोसेस में होता है। अपोजिशन मतलब पहले वो एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आसपास आएंगे, फिर होता है इन्वेजन कि हल्का सा वो उस यूट्रस के लाइनिंग में एम्ब्रियो अपनी जगह बनाएगा, और फिर होता है इंसर्शन कि वो पूरा ही अंदर चला जाता है। तो ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है, ये कितने अच्छे से हो रहा है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, सारा सक्सेस इस पे ही डिपेंड करता है काफी यस हद मैम। तक। तो इट इज अ राइट वेरी मैम। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो मैम जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस जैसे आपने बताया काफी इंपॉर्टेंट है, तो रिगार्डिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर की ही पेशेंट्स की जो क्वेरीज हैं, जो टर्मिनोलॉजी जैसे हम लोग फ्रेश एंड फ्रोजन ट्रांसफर की हम यूज करते हैं, तो एक तो उनके माइंड में काफी क्वेरीज होती हैं कि मैम पेशेंट आएगा एंड देन जब भी उनके एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो उनका फर्स्ट ये होता है कि मैम आप फ्रोजन ही करना, या फ्रोजन के हमने सुना है रिजल्ट्स बहुत बेटर हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है फ्रेश और फ्रोजन में, या किन पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस होती हैं फ्रेश या फ्रोजन के लिए, तो उसके बारे में एक बार डिटेल में बताइए। तो डॉक्टर पूनम, डेफिनेटली दीज 2 टर्म्स आर यूज्ड और हम हमेशा यूज करते हैं कि फ्रेश एंड फ्रोजन ट्रांसफर। तो
फ्रेश ट्रांसफर का मतलब सिर्फ यही होता है कि जिस साइकिल में आपका आईवीएफ चल रहा है, एक्सक्यूज मी, जिस साइकिल में आपका आईवीएफ चल रहा है उसी साइकिल में, जैसे हमने आपका ओवम पिकअप किया और उसी साइकिल में महीने तीसरे दिन, चौथे दिन या पांचवें दिन हम एम्ब्रियोज को जो हमारे लैब में बने उन एम्ब्रियोज को हम वापस आपके बच्चेदानी में डाल देते हैं। जब उसी साइकिल में विदाउट अ ब्रेक एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तो इसको फ्रेश साइकिल कहते हैं। और जब ड्यू टू वेरियस रीजंस जब ऐसा नहीं हो पाता है, फ्रेश ट्रांसफर हम नहीं कर पाते हैं या फिर आप सेकंड चांस ले रहे हैं, तो जो फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं, जो विट्रिफाइड एम्ब्रियोज हैं, जिन एम्ब्रियोज को हमने अपने पास फ्रीज कर लिया है, जब हम विदाउट आईवीएफ स्टिमुलेशन अलग से सिर्फ एंडोमेट्रियम बना के दवा से के हेल्प से ये एम्ब्रियोज डालते हैं, तो इसको हम फ्रोजन ट्रांसफर कहते हैं। कई बार होता है कि हमारा पहले से डिसाइडेड रहता है कि हम फ्रेश ट्रांसफर नहीं करेंगे, जो हम कहते हैं सेगमेंटल आईवीएफ, कि पहले हमने आईवीएफ कर लिया भाई, हमारे सारे अंडे मिल गए, स्पर्म से मिला के हमने एम्ब्रियोज बना लिए, भ्रूण बना लिए और हमने अपने पास फ्रीज कर लिया, और फिर 1 महीने का ब्रेक के बाद अगले महीने से फिर सिर्फ दवाइयाँ दी टू प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर किया। इसको हम सेगमेंटल आईवीएफ कहते हैं और ये कई बार इंडिकेटेड होता है। जैसे पीसीओ के पेशेंट्स हैं, अगर 15 से ज्यादा अंडे मिले हैं हमें, तो ऐसे केसेस में हम फ्रेश ट्रांसफर कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ओएचएसएस टाइप की एक सिचुएशन लीड करती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, विच इज़ अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। एंड एक इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट है जो हमारे पास आ रहा है वो बिल्कुल एक हेल्दी पेशेंट है, शी द पेशेंट, द फीमेल इज नॉट सिक, शी इज एन एब्सोल्युटली हेल्दी फीमेल। सो ये हमारी एज ए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्रीटमेंट के चक्कर में, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के चक्कर में हम उसे बीमार नहीं कर सकते हैं। सो हम OHSS के रिस्क को देखते हुए जब भी हमें 15 से ज़्यादा एग्स मिलते हैं तो हम कभी भी फ्रेश ट्रांसफर नहीं करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन कैविटी में फ्लूइड आ गया, या एंडोमेट्रियम इतनी अच्छी नहीं बनी, या हमें दिखा कि पॉलिप बन गया है अचानक से, तो ऐसे केसेस में भी फिर हम क्या करते हैं कि हम सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लेते हैं और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। फिलहाल जो हमारे पास डाटाज हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टडीज हैं, जो करंट ट्रेंड देखा गया है वो ये देखा गया है कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिजल्ट्स बेटर हैं। पहले हमारे पास फ्रीजिंग की टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करते थे, तो वी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू डू फ्रेश ट्रांसफर। बट नाउ वी हैव वंडरफुल टेक्निक्स ऑफ फ्रीजिंग द एम्ब्रियोज, विट्रिफिकेशन जिसको कहते हैं, और एम्ब्रियोज का सर्वाइवल रेट बहुत ही अच्छा हो गया है। तो फ्रोजन ट्रांसफर करना प्रेफर करते हैं हम भी एज क्लिनिशियंस, एंड फ्रोजन ट्रांसफर के रिजल्ट्स बेटर होते हैं। तो इसीलिए यही डिफरेंस होता है फ्रेश एंड फ्रोजन ट्रांसफर में। और जब भी सिचुएशन हो एंड इंडिकेशन हो तो हम फ्रोजन ट्रांसफर प्रेफर करते हैं। ओके, सो मैम स्टिल आई थिंक ये जो है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो भी डिसीजन होता है, ये फिर आप जैसे आप बता रहे हैं, तो वो आई थिंक ऑन द डे ऑफ डिसीजन मेकिंग रहता होगा कि डे 3 पे करना है, डे 3 पे, डे 4 पे करना है, अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट एंड द एम्ब्रियोलॉजिस्ट का जो भी डिसीजंस रहते हैं, आई थिंक। यस मैम। सो मैम दूसरा ये क्वेश्चन पेशेंट्स के माइंड में काफी रहता है कि मैम एम्ब्रियोज जो हैं वो 2 या 3 ही क्यों डालने हैं, या फिर हम सिंगल, जैसे अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, किसी को पहले से ही एक बेबी है, देन दे कम्स इन अ डाइसी सिचुएशन कि मैम आप ट्विंस या 3 अगर एम्ब्रियोज डालेंगे, सो वी डोंट वांट ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स, वी वांट ओनली सिंगल चाइल्ड। सो इज देयर एनी वे आउट कि हम सिंगल चाइल्ड ही वो करें, और ट्विंस ही क्यों डालना होता है? सो ये एक क्वेरी जो होती है पेशेंट्स की काफी होती है, इसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ, तो नहीं, बहुत क्या होता है, जनरली वी प्रेफर टू पुट 2-3 एम्ब्रियोज, पहले तो 4-5 ऐसे डलते थे, बट टू ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज है ना, ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुप्लेट्स प्रेगनेंसी होने का कोई फायदा नहीं होता, तो ब्रिंग दैट नंबर डाउन। Now we have come for elective transfer of 2 to 3 embryos. ठीक है, तो 2 to 3 embryos हम इसलिए डालते हैं to increase the success rate. The more the number of embryos 2 to 3 हो, तो the higher the chances कि 3 में से एक तो ग्रो कर जाएगा या 2 तो ग्रो कर जाएंगे, and that is why IVF में twins के chances ज़्यादा होते हैं. Definitely we are not happy with higher order of pregnancy. Twins के बाद के higher order of pregnancies we also don't want, क्योंकि फिर वो complicate कर देते हैं ज़्यादा pregnancies को. तो just because we are putting more number of embryos,
ट्विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट यार डेफिनेटली पेशेंट्स जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के हमारे पास आते हैं, जिनको ऑलरेडी एक बच्चा है, जिनको दे आर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं हमें ट्विंस एट एनी कॉस्ट नहीं चाहिए, विच वी टोटली अंडरस्टैंड। तो ऐसे केसेस में हम सिंगल ब्लास्ट ट्रांसफर, इलेक्टिव सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे केसेस में डे 3 डे 4 एम्ब्रियोज ना ट्रांसफर करके वी ट्राई टू डू अ ब्लास्ट ट्रांसफर डे 5 के एम्ब्रियोज, क्योंकि हमें फिर ये पता रहता है कि चलो 5th डे तक ये एम्ब्रियो सर्वाइव कर गया है, तो इट इज अ गुड एम्ब्रियो which will survive and which has very high chances of implantation and growing and leading to a successful live birth pregnancy. तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं हम ऐसे केसेस में पेशेंट्स को, ब्लास्ट ट्रांसफर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड वी कैन डेफिनेटली डू दैट। ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आए हैं उनको भी ट्विंस ही होंगे। जनरली क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी वेरी एल्डरली एज की अगर फीमेल्स आ रही हैं, यू नो एज, या फिर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, ऑलरेडी बीपी है या शुगर है, तो ऐसे केसेस में भी वी विल नॉट वांट देम टू हैव एन हायर ऑर्डर प्रेगनेंसी। तो ऐसे केसेस में भी हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। So मैम जैसे yes ma'am, thank you. So मैम जैसे we are saying that we have to transfer 2 or 3 embryos, and suppose if a patient become positive with the triplet pregnancies, so again उसका ये क्वेश्चन रहेगा कि मैम ट्रिपलेट्स हो गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब कैसे हम ट्रिपलेट्स, तो आई थिंक यूट्रस में कैरी करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द वुमेन, तो वो कैसे आगे का स्टेप्स क्या रहते हैं? नहीं, इट्स नॉट दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, लेकिन क्या होता है कि फिर ट्रिपलेट्स में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है प्री टर्म डिलीवरी। कॉम्प्लिकेशंस हाँ, और कॉम्प्लिकेशंस मदर के तो जो होते ही होते हैं, और फिर ये बेबीज प्री टर्म डिलीवरी में एंड अप कर जाते हैं 7 मंथ्स पे, 6 मंथ्स पे अगर बर्थ हो गया तो फिर बेबीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। तो ऐसे केसेस में हम फिर क्या करते हैं कि वी ऑफर देम रिडक्शन। तो जो भी अच्छे फीटल मेडिसिन के सेंटर्स हैं, दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, और रिस्क बहुत कम हो गया है। जनरली लोगों को ये रिस्क टेंशन रहती है कि हमने एक रिडक्शन I think ma'am there is some network issue. Can you hear me now? Right, now it's okay. It's okay? Okay. Yes ma'am. तो डेफिनेटली द रिस्क, व्हाट आई वाज सेइंग कि फीटल रिडक्शन के बाद जो अबॉर्शन का रिस्क होता था वो बहुत कम हो गया है। सो वी हैव वेरी गुड फीटल मेडिसिन सेंटर्स नाउ इन दिल्ली एंड ऑल ओवर द कंट्री, एंड दे कैन गो फॉर अ फीटल रिडक्शन, जहाँ पे हम एक फीटस रिडक्शन यूज करके ट्विंस या सिंगल टर्म प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay. So now coming to the again कि मैम एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस की तरफ अगर हम आते हैं, तो अगेन द सेम क्वेश्चन इज सेम कि जैसे ओवेरियन स्टिमुलेशन में पेशेंट का क्वेश्चन था कि क्योंकि सर्जिकल प्रोसेस है, तो क्या इसमें एडमिशन रिक्वायर्ड होगा, क्या ये पेनफुल प्रोसेस होगा? तो रिगार्डिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर भी मैं चाहती हूँ कि मैम एक बार आप पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा एक प्रोसेस बता दें कि होता क्या है जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम पर। So embryo transfer is an absolutely painless procedure until unless you know आपको कोई other complications हैं, vaginal stenosis इस तरह की कोई complication है, it is an absolutely painless procedure। इसमें हमें anesthesia देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। Very rarest of the rare cases में जहाँ females को बहुत ज़्यादा you know vaginismus या इस तरह की कोई condition है जहाँ पे बहुत ज़्यादा pain होता है, ऐसे cases में otherwise generally it is done without GA, and इसमें आपको admission नहीं बोलूँगी मैं, मतलब you have to just come to our center and 2 to 3 hours तक आपको रुकना है, और ये प्रोसीजर होने के बाद आप घर जा सकते हैं। तो मतलब यू नो ऐसा कोई ओवेलियंस जो हम उस वक्त पिकअप करते हैं जिसमें हम फिर भी एनेस्थीसिया देते हैं, हाफ डे का स्टे होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर इज जस्ट हाउ फास्ट 2 hours में प्रोसीजर हो जाता है। मतलब आप जब आते हो उसके बाद थोड़ा सा आपका ब्लैडर फिल होने का हम वेट करते हैं, जैसे ही ब्लैडर फिल होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, 15 to 20 मिनट्स के बाद यू आर गुड टू गो होम। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है। जो IUI अगर किसी ने कराया है तो इट इज जस्ट लाइक एन IUI प्रोसीजर, थोड़ा सा मोर सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ IUI प्रोसीजर कह दूंगी मैं, कि हम एक स्पेकुलम डाल के आपके ब्लैडर को फुल करते हैं, और बहुत ही एक फाइन पतली सी कैथीटर होती है हमारे पास, जिसके थ्रू हम आपके यूट्रस में स्लोली विथ वेरी स्टेडी हैंड्स एंड वेरी यू नो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसीजर एंड माइल्ड सॉफ्टली डन प्रोसीजर कि हम एम्ब्रियोज को आपके यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। सो पेन होने का कोई सवाल नहीं। यस मैम, यस मैम।
थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि रिगार्डिंग पेशेंट्स के लिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ये बताएं कि क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हमारे सेंटर्स पे यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियो ट्रांसफर, बिकॉज पेशेंट का ये एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेरीज होती हैं जिनकी वजह से शायद वो एक आईवीएफ ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने में थोड़ा सा हिच भी करते हैं बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रियोज। क्योंकि उनके माइंड में एक ये क्वेरी सबसे पहले आती है कि मैम ऐसा तो नहीं कि मेरे ही एम्ब्रियोज हैं, किसी और के तो नहीं आप डाल देंगे। सो दैट्स द मेन थिंग, कंफ्यूजन उनके माइंड में रहता है जिससे वो थोड़ा डरते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप बताएं कि हम कैसे प्रोटोकॉल्स वगैरह, क्या हम कोई पर्टिकुलर कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स होते हैं या कैसे हम लेबलिंग वगैरह करते हैं, एंड व्हाट आर द विटनेसिंग सिस्टम इन आवर एम्ब्रियोलॉजी लैब। तो उसके बारे में आप प्लीज पेशेंट्स के लिए बताइए। Yes, Poonam. Thanks to the Bollywood also ना, उसने इस confusion को और पेशेंट्स को और डरा दिया है. But anyways, I like to tell my viewers कि कोई भी IVF लैब इज वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग, एंड मिक्सिंग का कोई चांस ही नहीं है होता हमारे यहाँ. जब हमारे यहाँ पिकअप्स होते हैं तो पेशेंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड से उनके सैंपल्स ऑलरेडी लेबल्ड रहते हैं और उन्हीं कंटेनर्स में हम उनके सैंपल्स कलेक्ट करते हैं. फिर जब हम एम्ब्रियोज भी स्टोर करते हैं तो द इंक्यूबेटर्स इन विच वी आर स्टोरिंग द एम्ब्रियोज, द dishes in which we are storing the cryotops in which we are storing the embryos is taken care कि वो properly marked हो. ठीक है, तो when the name and the unique identification code हर पेशेंट का बहुत 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 ध्यान से मार्क किया जाता है और फिर उनके एम्ब्रियो स्टोर किए जाते हैं एंड डबल चेक होता है. ये प्रोसीजर हर लैब में डबल चेकिंग होती है टू मेक इट फुल प्रूफ. तो मिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियोज के लिए वरी नहीं करना चाहिए. that doesn't happen. राइट. जब सैंपल भी कलेक्ट कर रहे होते हैं, मान लो हमारा ऊ साइड पिकअप हो रहा है, तो जब ऊ साइड पिकअप हो रहा है, मान लो एक दिन में 4-5 पेशेंट्स के ऊ साइड पिकअप्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफरेंट पीपल टेकिंग केयर ऑफ पिकअप्स. वी डिवाइड द थिंग. एक ही इंसान को सारे पिकअप्स नहीं हैंड ओवर किए जाते हैं. इट इज डिवाइडेड नाइसली कि एंड उसके बाद दैट पर्सन का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लेबल्ड डिशेस में उस पर्सन के सैंपल कलेक्ट हों और वो ऑलरेडी लेबल्ड हो उस पर्सन के नाम से. हस्बैंड का सैंपल भी जब हम लेते हैं तो प्रॉपरली, एंड जब कभी कभी होता है कि सेम नाम के 2 पेशेंट होते हैं तो वो डबल चेक विद हस्बैंड्स नेम, विल डबल चेक विद हॉस्पिटल आईडी नंबर करके वी मेक इट फुल प्रूफ. ऐसा. सो थैंक यू मैम. एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि अगेन द सेम क्वेश्चन अराइजेज एज इन ओवेरियन स्टिमुलेशन वाला कि what are the precautions that one need to take after the embryo transfer or during the embryo transfer process. क्योंकि अगेन पेशेंट्स आते हैं एंड देन दे क्वेश्चन कि मैम पिछली बार हमने आईवीएफ कराया था और उस टाइम पे हमें तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था 6 to 7 मंथ हमें बेड रेस्ट पे रहना है. क्यों इतना क्रूशियल है, बेड रेस्ट पे रहना जरूरी है क्या, बिकॉज आई एम वर्किंग और मैं रिज्यूम करना चाहती हूँ जॉब को. तो इसके रिगार्डिंग में थोड़ा ये मिथ एक तरीके का जो है रिगार्डिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर, उसके क्लैरिटी आप एक बार प्लीज बताइए. हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर पूनम, क्योंकि अक्सर हमारे सामने पेशेंट्स बैठे रहते हैं एंड स्पेशली मैं नहीं कहूँगी स्पेशली, बट हाँ वर्किंग फीमेल्स के लिए इट इज अ बिग डिलेमा बिकॉज दे आर लाइक कि कितने दिन का लीव लेना होगा एंड हाउ विल आई द लीव. एंड मैं हर किसी को यही समझाती हूँ कि अगर स्टडी वाइज हम जाएं, अगर हम डाटा उठाएं और अगर हम जो रिसर्च हुए हैं उनके हिसाब से बात करें तो ऑल द रिसर्चर्स से कि देयर इज नो रोल ऑफ रेस्ट, no role at all. But I tell the patients that rest लेना है कि नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. एज अ डॉक्टर आई डोंट सजेस्ट कि आप बेड रेस्ट पे चले जाओ. बेड रेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मे बी यू कैन रेस्ट फॉर 1 or 2 days to cool yourself down, bring down the anxiety level, and then you can join your work. We always suggest कि if you are working, continue your work so that you are not overstressed. और अगर आप वर्किंग नहीं भी हो तो आप अपने आप को बिजी रखो. 24 घंटे बैठ के सोचना कि रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि वो 12 दिन का जो वेट होता है आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर, 12 to 14 days का जो वेट होता है, दैट इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर अ कपल, दैट इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर फीमेल्स. तो वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप बिजी रखो अपने आप को काम में, कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री, carry out your normal activities,
बातें क्या ध्यान रखनी है कि खाने पीने में वही अगेन आप घर का बना हुआ कुछ भी खा सकते हो, बाहर का ना खाओ ताकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस ना हो जाए, फीवर ना हो जाए, इस तरह की चीजों से बचो। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट, नॉट दैट दे इफेक्ट द इम्प्लांटेशन, हमने देखा उसके बाद भी जिनको इम्प्लांट होकर प्रेगनेंसी होनी होती हो जाती है, बट साइकोलॉजिकल वो स्ट्रेस जाती इंड्यूस तरह के सिचुएशंस। बिल्कुल। एंड अपनी दवाइयां टाइम पे लेना है, मिस नहीं करना है, डॉक्टर से समझ के जाना है कि कौन सी दवा कब लेनी है। देयर शुड बी नो goof ups in the medicines। तो बस यही यस मैम। प्रिकॉशंस लेने, रेस्ट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। यू कैन रिज्यूम योर वर्क एंड इवन इफ यू आर आप घर पे ही रहते हो तो वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने आप को बिजी रखो अपने हॉबीज में। एंड बेड रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर्ड है। रिगार्डिंग में मेडिकेशंस का मैं थोड़ा सा पेशेंट्स के लिए पूछना चाहूंगी कि जो हम मेडिकेशंस आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर देते हैं, तो पेशेंट का एक क्वेरी रहता है कि मैम हमें कितने महीने तक इतनी सारी मेडिकेशंस टेक ऑन करनी पड़ेंगी, और क्या 9 के 9 मंथ्स हमें इंजेक्टेबल्स फॉर्म में कोई मेडिकेशन लेनी पड़ेगी? तो उसके रिगार्डिंग कुछ नए चेंजेस आए हैं जो मेडिसिन में आए हैं आईवीएफ में, या कितना पेशेंट के लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है मेडिसिन के रिगार्डिंग, और क्या एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है कितने दिन तक वो मेडिकेशंस लेनी है और क्यों लेनी है? दैट्स द मेन क्वेश्चन मैम, एक बार आप बताइए। सबसे पहली चीज तो डॉक्टर पूनम की, पहले जब हम आईवीएफ कर रहे थे, या आज से 4 से 5 साल पहले जब आईवीएफ होता था, 3-4 साल पहले, ज्यादा पीछे भी ना जाए हम, तो हमें हर पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इंजेक्शंस लगाने पड़ते थे प्रोजेस्टेरॉन के, विच यूज्ड टू बी अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन। एंड पेशेंट्स को बेचारे, इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी दोस फीमेल सफरिंग। गांठें बन जाती थी उनकी, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक, मैम मैं इस करवट नहीं सो पाती हूँ, मैं उस करवट नहीं सो पाती हूँ। The injections are causing so much of pain. So now I like to tell कि हम बिल्कुल भी injections नहीं use करते हैं after the embryo transfer। हमारा जो vaginal gel है, हम we prescribe that and we have been getting very good results with those gels। So injections are out and धीरे धीरे आई थिंक हमें तो बहुत साल हो गए इंजेक्शंस नहीं यूज किए हुए, एंड अब काफी सेंटर्स नहीं यूज करते हैं, एवरीबडी स्विचिंग ओवर टू वजाइनल जेल। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत आराम हो गया एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। एंड अगर हम ये बात करें कि आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है तो इज इट लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी जो कि एक नॉर्मल स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी होती है, या इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द आईवीएफ प्रेगनेंसी एंड द स्पॉन्टेनियस? क्योंकि ये एक मिथ रहता है पेशेंट के माइंड में कि आईवीएफ से हुआ है तो इसका कुछ अलग जो ग्रोथ फेज है वो अलग होगा, और एक स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन का ग्रोथ फेज अलग होगा। तो ये एक बार बताइए प्लीज। तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल एक स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी की तरह आपकी प्रेगनेंसी चलती है। नॉर्मल डिलीवरी होगा, कई हमारे पास आते हैं जो कहते हैं मैम आईवीएफ है तो सिजेरियन ही होगा, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। राइट। नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन होगा, ये आपकी प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है कि हाउ गुड इट इज कंटिन्यूइंग। अगर आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है तो डेफिनेटली सिजेरियन करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथ, बेबी का ग्रोथ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। अगर हम दवा की बात करें तो हाँ, इनिशियल फ्यू वीक्स हमें सपोर्ट करना पड़ता है प्रेगनेंसी को, लेकिन वो आफ्टर 11 to 12 वीक्स के बाद, लगभग 3 महीने के बाद फिर हम वीन ऑफ करना शुरू कर देते हैं मेडिसिन को, और उसके बाद बिल्कुल सारे ये मेडिसिन बंद हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट दैट इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी जो हम थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं आपको, उसके बाद जरूरी नहीं है कि सारी दवाइयाँ पूरे 9 महीने चले, ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक कि नॉर्मल फिर अपना जैसे आयरन कैल्शियम एंड वो नॉर्मल मेडिकेशंस आई थिंक 9 मंथ्स के लिए चलेंगे। That's all. सो मैम आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, और आपने बहुत अच्छे से डिटेलिंग में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो बाकी मैम हमारा कल से कैंप स्टार्ट हो रहा है, तो कैंप के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे ताकि एक पेशेंट के लिए एक रिमाइंडर रहे कल से जो कैंप हमारा स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में प्लीज बता दीजिए। कल से हमारा फ्री चेकअप कैंप जो हम लाए हैं टू हेल्प दीज पीपल, हेल्प दीज कपल्स हु आर डीलिंग विद इनफर्टिलिटी, तो हमारा फ्री चेकअप कैंप कल से स्टार्ट हो रहा है। साउथ एक्स वाला जो हमारा सेंटर है उसमें कल से लेकर वो नेक्स्ट संडे तक रहेगा। एवरी डे वी आर अवेलेबल 11 o'clock to 6 PM। और साउथ एक्स एक्सटेंशन N5 एक्सटेंशन पार्ट 1 में जो हमारा 3rd फ्लोर पे सेंटर है, यहाँ पे आप आके हमारे कंसल्टेंट से परामर्श भी ले सकते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड भी फ्री में हो जाएगा। एंड आगे हाउ डू यू नीड टू प्रोसीड, हाउ डू यू नीड टू टैकल दिस सिचुएशन, इसके लिए हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे।
थैंक यू मैम, इट वाज जस्ट अ नाइस सेशन विद यू, और आई होप नेक्स्ट हम फिर से एक और लाइव सेशन का टॉपिक जल्दी लेकर आएंगे पेशेंट्स के लिए। और फिर से फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये सेशन काफी नॉलेज देगा रिगार्डिंग द एम्ब्रियो प्रोसेस, और सारी आपकी जो भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द एम्ब्रियो प्रोसेस वो पता रहेंगी। और मैं बताना चाहूंगी कि कैंप जो है हमारा वो कल से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग कैंप और एनी इनफर्टिलिटी, देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट एट आवर हेल्पलाइन नंबर, जिसका नंबर है 8080809084। सो आप इस पे कॉल करके क्वेरीज कर सकते हैं। सो मैम, आई थिंक वी कैन नाउ जस्ट एंड दिस सेशन। Definitely, definitely. ओके, थैंक यू वियर्स, थैंक यू मैम, ओके Liberty. बाय।